सीमांचल की हक छीन करके लाने वाले थे आप, लेकिन आज क्यों खामोश हैं? पिछले 1 साल से आपको अलीगढ़ का मुद्दा नजर नहीं आया। एनजीटी लग गया, आपने यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को बताने का काम नहीं किया। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जब आज अपनी पूरी एनर्जी को लगा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत को लगा रहे हैं, आपके ताकत का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए। देखिए, बात टेक्निकल चीज़ है, लेकिन समझने की है कि जब तक राजनीतिक प्रेशर नहीं होगा, जब तक हमारे लोग आपसी मफाद को छोड़ के एकजुट होकर नेक नियति से अगर इस काम में नहीं लगेंगे, तब तक ये मुद्दा सॉर्ट आउट। बेहतर तो जावेद साहब ही बता सकते हैं कि वो क्यों इधर उधर जा रहे हैं, जहाँ मामला अटका हुआ है वहाँ क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर यहाँ पे बीजेपी वालों को भी अगर राजनीति करनी है, आप जानते हैं कि ये माइनॉरिटी का एरिया है, आप क्यों नहीं हमारी बात करते हैं? जब तक हर एक बंदा आगे नहीं आएगा, एएमयू खुदा की कसम आपको नहीं मिलने वाली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। ये आपका फेवरेट चैनल है। आपका शुक्रिया कि आप लगातार हमें प्रमोट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम आपके बीच की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल ये जो ज़िम्मेदार आपको दिख रहे हैं, दरअसल ये वो बुद्धिजीवी हैं जो कहीं ना कहीं सीमांचल से इनकी वाबस्तगी है, और ये वो लोग हैं जो किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट और AMUCC से ताल्लुक़ रखते हैं। दरअसल इसको अगर हम आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाएं तो ये वही लोग हैं जिन्होंने किशनगंज में AMU को एस्टेब्लिश करने में, यानी उसकी शाख को यहाँ पर नाफिज करने बनाने के लिए इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी रही, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। इन दिनों लगातार सोशल मीडिया में AMU किशनगंज के फ़ंड को लेकर, NGT को लेकर, माजी परगना को लेकर जो अलग अलग इश्यूज़ पर जो लोग बात कर रहे हैं और लगातार ये मुहिम लगा रहे हैं कि AMU किशनगंज को यहाँ पर कम्प्लीटली इस्टेब्लिश करना चाहिए, और इस पूरे मामले में न सिर्फ युवाओं को बल्कि हमारे लीडरान को और तमाम तर समाज के ज़िम्मेदार के लोगों को यहाँ आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक नहीं पहुँच पाती हैं। यही वजह है कि आज यहाँ AMUCC के ज़िम्मेदारान और किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट के ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि AMU का जो फ़ंड है, किशनगंज का जो फ़ंड है, वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, और ये जो NGT वाला मामला है, इसका समाधान क्या है, और कौन है ये माजी परगना जिसे खोजने की, जिसे तलाशने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है, कौन ज़िम्मेदार है? मैं वसीकुर रहमान किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट का अध्यक्ष हूँ, जो यहाँ के लोगों ने मुझे बनाया। दूसरी बात है कि मेरा योगदान नहीं, यहाँ के लोगों का योगदान है, यहाँ के रहनुमाओं का योगदान है, यहाँ के हर बच्चे नौजवान का योगदान है कि ये ज़मीन 224 एकड़ जो मिली आज़ादी के बाद, ये दूसरी आंदोलन थी सबसे बड़ी, तब जाकर के यहाँ की सरकार ने घुटने टेक करके ज़मीन देने का काम किया था 2011, 31 दिसंबर 2011 में। तब सेंट्रल में UPA की सरकार थी, और UPA की सोनिया गांधी जो अध्यक्षा थी, वो 2010 में रुईधासा मैदान में से जो ऐलान की कि सोनिया गांधी मैडम ने ऐलान की कि 450 करोड़ रुपये रखे हुए हैं AMU फ़ंड के लिए, अगर आप ज़मीन दिलवा देते हैं तो ये फ़ंड जल्दी रिलीज हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने जब सुनी कि जब फंड रखा हुआ है तो ज़मीन दिलाने में क्या दिक्कत है। तो ज़मीन जब हम लोग बहुत खोजबीन के बाद फ़राग अहमद साहब ने इस ज़मीन को चिन्हित किया, और इस ज़मीन के लिए हम लोग मुहिम को तेज़ कर दिया। गवर्नमेंट ज़मीन जल्दी से दे नहीं रही थी, और वहाँ से AMU प्रशासन आकर के ज़मीन को भी लेने का काम किया। ये सबसे बड़ा अब्दुल अजीज़ साहब का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, कि ज़मीन को उन्होंने चुना, और इस ज़मीन के लिए फिर हम लोग लड़ाई लड़के ज़मीन को लिए भी 31 दिसंबर 2011 को। लेकिन 11 से लेकर के 2014 तक ये UPA सरकार रही। लेकिन हमारी फाइल कैफ़ी भाई यहाँ मौजूद AMUCC के लोग, ये दिल्ली में आपको प्रेसिडेंट के पास, सोनिया गांधी अध्यक्ष के पास, उसके बाद HRD मिनिस्ट्री के पास, सब जगह गया, लेकिन हम लोग को फंड नहीं मिला। फिर एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया 2014 में। फिर सोनिया गांधी इस कैंपस में आई, 137 करोड़ रुपया का घोषणा की। 137 करोड़ में आज भी वो पेमेंट लटका हुआ है। ये अभी अब तब से लेके अब तक यहाँ पे फिर NDA की गवर्नमेंट है। जब यहाँ पे बिहार सरकार ने एक बांध बांधने के लिए काम 40 करोड़ का फंड रिलीज़ किया, इसको फिर NGT लगा करके कुछ समाज के असामाजिक तत्व कहिए उसको, जो सरगना या परगना है, इसके पीछे जो सरगना या लगी, ये सब कोई ही जानते हैं। वसीकुर रहमान साहब, सीधा सवाल है आपसे, जिस तरह से AMU किशनगंज के सेंटर को यहाँ इस्टेब्लिश करने में तमाम लोगों का योगदान रहा, आपके किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट का भी योगदान रहा जी। अब सूरत हाल क्या है, क्योंकि लगातार युवाओं के ज़रिए आवाज़ उठ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि साहब हर हाल में फ़ंड चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि साहब NGT जब तक नहीं हटेगा तो शायद
फंड नहीं मिलेगा, इसलिए एनजीटी पर भी हमको बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप जो है कि किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट इस पर क्या कर रहे हैं, क्या क्या जी, किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट आपको 2019 में भूख हड़ताल पे फंड के लिए बैठी हुई थी, और यहाँ की जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो यहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं, जो इस सत्ताधर के लोग हैं, हमसे वादा किया गया था कि आपको फंड दिलाऊंगा। अब दूसरा मामला आ जाता है एनजीटी का। एनजीटी में फिर ये लोग अपील करके इस काम एनजीटी पे हम दूसरे साहब से बात करेंगे। आपसे सीधे तौर पर सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट अभी जो माहौल क्रिएट हुआ है, माहौल बना है और युवा में जो एक जोश है कि साहब फंड रिलीज होना चाहिए, एनजीटी हटना चाहिए, आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या मेरी, हम लोग सबकी भूमिका रहेगी कि हम लोग यहाँ से दिल्ली चलें और वहाँ पे जो केस का सूरत हाल है उस पर अब तक ना एएमयू प्रशासन ने कोई जवाब दिया है, आज तक वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो कैसा केस में क्या नौयत है, उस नौयत को देख करके हम लोग यहाँ से अपना वकील हायर करेंगे। वकील से अभी हम लोग की बात भी हुई यहीं से, और हमारे लोग हैं, हमारे वकील हैं वहाँ पे, हम लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी को देखेंगे। चलिए, तो ये थे जनाब वसीकुर रहमान साहब जो अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। अब हम आपको एएमयूसीसी के जनाब कैफ़ी साहब जो जिम्मेदार हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकली जो एनजीटी है उसका समाधान क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल साहब और गांव मोहल्ला चैनल, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप लोग आए और हमारी बातों को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी ये मुद्दा अचानक से सोशल मीडिया के थ्रू जो ज़िंदा हुआ है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सोशल मीडिया के सारे लोगों का और यहाँ के युवाओं का। और चूँकि हम लोग ये बहुत एक अरसा गुजर गया, 10 साल से ज़्यादा हो गए, हम लोग शुरू से इसको कोशिश में लगे हुए थे। जब से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, फातमी कमेटी के रिपोर्ट के बेस पे एक पूरे इंडिया में जो माइनॉरिटी की कंडीशंस, मुस्लिम माइनॉरिटी कंडीशंस जो SC ST से भी बदतर है, उसको सुधारने के लिए पहल किया गया कि पूरे इंडिया में 5 बड़े इंस्टीट्यूशन बनाया जाए AMU के सरपरस्ती में। उसी में किशनगंज कटिहार को पहले चिन्हित किया गया था, फिर मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब ने कटिहार से किशनगंज लाए, फिर मौलाना असरार साहब रहमतुल्लाह अलैह जो MP बने, फिर उनके सरपरस्ती में हम लोगों ने दिल्ली में हर जगह गए, हम लोगों ने बहुत सारे धरने किए, किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट, और सारे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोगों ने काम किया। हमारे जितने भी भाई लोग, प्रोफेशनल लोग, देश विदेश सब लोगों ने इसका भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से ये मुहिम कामयाब हुआ। अब बात हम करते हैं एनजीटी की। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है पूरे इंडिया में, चाहे वो कोई भी शहर हो, गाँव हो, देहात हो, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बेसिकली दिस इज़ फॉर सर्वाइवल ऑफ द इन्वायरमेंट, कि हमारे किसी भी कंस्ट्रक्शन के वजह से क्या कोई इन्वायरमेंट को हानि तो नहीं हो रही है, जो पशु पक्षी, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये बेसिकली काम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। तो उसी तहत, हालांकि जब हम लोग को सबको पता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, हम लोग जिस ज़मीन पे खड़े हैं, ये इतना बड़ा ज़मीन है, यहाँ पे आज तक कोई ऐसा नेचुरल कोई इशू है ही नहीं, ये बात सबको मालूम है। एक चीज़ ज़रा रोकना चाहूँगा यहाँ पर। पिछले दिनों मेरी बात हुई थी पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब से, तो उन्होंने एनजीटी के हवाले से ये भी कहा था कि गंगा नदी और उनकी सहायक नदियाँ जहाँ पर होती हैं, उनके आसपास अगर कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ पर भी एनजीटी से परमिशन लेनी होती है। देखिए, सिर्फ गंगा नहीं है, सहायक नदियाँ उनकी भी। एक तो गंगा डिपार्टमेंट है, वो भी वन ऑफ द रिस्पोंडेंट है। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट माना गया है टेक्निकली, एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, AMU एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो मिनिस्टर ऑफ जो माइनिंग के लोग होते हैं, जो माइनिंग डिपार्टमेंट होता है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट में होता है, उनको भी पूछा जाता है कि माइनिंग को इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में कोई रिजर्वायर है नीचे में, कि आज हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उसमें एक गंगा भी डिपार्टमेंट है कि गंगा और उसकी सहायक नदियाँ पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। इसका सवाल पूछा गया था और ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। इसमें जो मांझी परगना अभिन बाईसी, ये बेसिकली इन्होंने AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पार्टी बनाया, और जो एप्लीकेंट हैं उनका नाम देख रहा है मिस्टर ऋत्विक दत्ता एडवोकेट एंड मिसेज श्रीजी चक्रवर्ती एडवोकेट, और ये भेजा गया था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस SP वंगरी जुडिशियल मेंबर एंड ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर PC मिश्रा एक्सपर्ट मेंबर। इनको भेजा गया सारे लोगों से। उन्होंने बेसिकली क्या होता है, क्लेरिफिकेशन लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन लेना होता है, और ये प्रोसेस हर जगह इंप्लीमेंट होता है, ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ से भेजा गया, लेकिन इसका ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि ये मुद्दा बिल्कुल शांत हो गया। जितने भी रिस्पोंडेंट थे सबको जवाब देना था बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, एक तो अब चीज़ ये भी आ रही है कि जहाँ तक एनजीटी की बात है, जहाँ तक कोर्ट की बात है, तो कोर्ट में इस मामले को लेकर के 2 दफ़ा हायरिंग हुई है। मांझी परगना दोनों बार पहुंचते हैं, लेकिन AMU की तरफ से कोई पहुंचता नहीं है, और यही वजह होता है कि मांझी के जो है साहब उनके हक में फैसला सुनाया जाता है। तो क्या इसमें लापरवाही आपको MIA की भी नज़र आ रही है? लापरवाही हम सब की है। देखिए, जो AMU एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जिम्मेदारी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना,
लेकिन चूंकि हम इस एरिया के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उन पर प्रेशर डालें। जी। हमें याद है जब हम लोग दिल्ली में थे, जब हम लोग पहली बार सुने कि कुछ ऐसा मामला है, तो हम लोगों ने वीसी उस टाइम में जो थे पीके अब्दुल अजीज़ साहब को हम लोगों ने लेटर लिखा, क्योंकि हमें सच्चाई जाननी थी कि ये हकीकत में वाकई में एएमयू का क्या मुद्दा है। एएमयू जो बात चली गवर्नमेंट की, तो हम लोगों के अंदर ये जज्बा हुआ, हम लोग उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने वेलकम भी किया। और क्योंकि क्या होता है कि कोई भी काम तभी हो पाता है जब सब लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं। अब हमारे अभी जैसे ये मुद्दा गरमाया, हम लोगों ने बात किया, जो हमारे कुछ सीनियर्स हैं दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हैं, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है और इसको आसानी से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आपको पता है इंडिया में कोई भी चीज़ जब तक पॉलिटिकल विल नहीं हो, जब तक राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता है, पूरा नहीं होता, चाहे वो छोटा सा काम क्यों ना हो, ये इतिहास गवाह है। तो यहाँ पे भी देखिए, बात टेक्निकल चीज़ है, लेकिन समझने की है कि जब तक राजनीतिक प्रेशर नहीं होगा, जब तक हमारे लोग आपसी मफाद को छोड़ के एकजुट होकर नेक नियति से अगर इस काम में नहीं लगेंगे, तब तक ये मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होगा। कैफी साहब फिर आएंगे आपके पास दोबारा। एक बार एक अहम सवाल है, एक अहम बात है जो वसीकुर रहमान साहब से जानना है। दरअसल हमारे सांसद महोदय लगातार अलग अलग दफातर में जाते हैं, अलग अलग मिनिस्टर से मिलते हैं। जब ये कह रहे हैं, कैफी साहब कह रहे हैं कि एनजीटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसको शॉर्ट आउट ईजिली किया जा सकता है, तो फिर क्या वजह रही कि जावेद साहब इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये बेहतर तो जावेद साहब ही बता सकते हैं कि वो क्यों इधर उधर जा रहे हैं, जहाँ मामला अटका हुआ है वहाँ क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर रहा है। बस शॉर्ट में ही मैं कहूँगा। अब हम बात करते हैं जनाब मतीन इकबाल साहब से, ये भी एएमयू सीसी के जिम्मेदारों में से हैं। मतीन साहब, लगातार सोशल मीडिया में हम आपको देख रहे हैं, आप जो पिछले फोटोग्राफ्स हैं, जो आपने अतीत में काम किया है एएमयू किशनगंज के लिए, जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, लगातार उसको सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जब तक सांसें रहेंगी तब तक हम एएमयू के लिए काम करते रहेंगे और हक दिलाने का काम हम करते रहेंगे। सवाल ये है कि इस वक्त जो फंड रिलीज़ की बात हो रही है, एनजीटी की बात हो रही है, समाधान कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रगुजार और निहाल साहब कि आप आए यहाँ पे, हम लोग अपनी बात को पहुँचा सकें आपके ज़रिए में। पहली बात कि जब ये टेक्निकल इश्यूज़ और एनजीटी पे बात आई, तो सबसे पहले मैंने अपने बड़े भाइयों को याद किया। मैंने वसीकुर रहमान साहब से को याद किया, मैंने कैफ़ी अनवर साहब को याद किया, महफूज भाई को याद किया, असद इकबाल साहब को याद किए, और वहाँ पे दिल्ली में हमारे बड़े भाई जो वकील लोग हैं उन से भी बात किया। हम लोग एक्चुअली ये एनजीटी क्या मसला है, इस पे बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग आए। तो एनजीटी को जब हम लोगों ने देखा और सारी चीज़ों को, हम लोग आज ये पूरे कमेटी की तरफ से हम लोग एक चीज़ बात कहते हैं कि इस एनजीटी की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग अब तैयार हैं। हमने कहा था कि कल भी जब इन नेताओं के पीछे हम लोग जब चले थे, तो वो लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है लड़ने दीजिए उनको। लेकिन मैं आज भी सारे युवाओं से कहना चाहता हूँ, सारे युवा शक्ति से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल हम लोग युवा थे, आपके जगह में थे, हम लोग उस वक्त कॉलेज में पढ़ रहे थे। हम लोग जब मुत्तहिद हुए थे तब सारे नेताओं को मुत्तहिद होना पड़ा था और सब लोगों ने अपने झंडा को छोड़ा था। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जब आज अपनी पूरी एनर्जी को लगा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत को लगा रहे हैं, आपके ताकत का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो जाए। इस बात के लिए मैं इसी वजह से मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं थोड़ा पुराना फ़ोटो ला देता हूँ, या अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे गलत है तो बेबाकी से बोलना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हमने जामिया और अलीगढ़ जैसे जगह से इदारे से अगर तालीम हासिल की है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पे भी इशूज़ है हम उसी इशूज़ पे बात करें और जो उसके फैक्ट्स हैं उस पर भी बात करें। मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपने एमपी साहब के बारे में, मैं मौलाना असद कासमी साहब की उस क़यादत को आज मैं भूल रहा हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ। इसी वजह से आज मुझे बार बार बात बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक क़यादत थी। आज हमने अपने एक बुज़ुर्ग को जो खोया है, तो उस बुज़ुर्ग की कमी नज़र आ रही है। मैं कह रहा हूँ ठीक है जावेद साहब बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं हमारे एमपी साहब, लेकिन आप क्या 10 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते? 10 लोगों को लेकर के नहीं जा सकते हैं? अगर फिर कुछ लोगों ने अपने आप को ये बोला कि हम क़यादत को हम यहाँ पे मजबूत करेंगे, तो आपकी क़यादत कहाँ चली जाती है जब आप इस मुहिम के लिए खड़ा नहीं होते हैं? मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पे बीजेपी वालों को भी अगर राजनीति करनी है, आप जानते हैं कि ये माइनॉरिटी का एरिया है, आप क्यों नहीं हमारी बात करते हैं? तो हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है। अगर आप जदयू के हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पार्टी, आपके बिहार में आपकी गवर्नमेंट है, आप उसके अलायंस में हैं, तो आप अगर जब चुप रहते हैं तो हम लोगों को बोलना पड़ता है। मैं आपसे कहता हूँ, जितने भी युवा है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये सारे लीडरशिप की कमी की वजह से है, ये किसी और की कमी की वजह से नहीं है। कल लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप थी जो सारे झंडाओं को तोड़ा था, सारे झंडा को गिरा करके एक चीज़ को समझा था कि हमारा एक मकसद है, वाहिद और वाहिद एएमयू मकसद है। तब जाकर के हमें कामयाबी मिली थी, तब जाकर के इस ज़मीन पे आज हम लोग खड़े हैं। आज फिर आप लोगों को ये कहते हैं कि हम लोग मुत्तहिद हो जाएं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मतीन साहब ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। आइए अब असद इकबाल साहब से मिलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल सोशल मीडिया में इन दिनों 2 तरह की चर्चाएँ हो रही हैं।
कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर फ़ंड रिलीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली एनजीटी ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि एनजीटी टेक्निकल इशू है, जब तक एनजीटी ख़त्म नहीं होता है, उसका समाधान नहीं निकलता है, तब तक फ़ंड रिलीज़ नहीं हो पाएगा। दरअसल इन तमाम चीज़ों पर, इन पहलुओं पर आप क्या कहते हैं? और ज़ाहिर है आपकी भी काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका रही है और किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट के साथ आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं। क्या योगदान देंगे आप आने वाले वक्त में और क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, एनजीटी के बारे में तो अभी हमारे कैफी अनवर भाई आपको बता ही दिए। जी बस मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जी कि कल भी हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी पढ़ाई को दरकिनार करके लड़ा था। आज भी इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल भी करेंगे। जब तक हमारी सांसें हमारे जिस्म में है तब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच को बनने तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। बस आपके चैनल के माध्यम से मैं सीमांचल के सभी युवा साथियों से, आप सभी युवा साथियों का मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये सीमांचल का सबसे ज्वलनशील मुद्दा को लेकर के आज आगे बढ़े हैं। इंशाल्लाह जब 2010-11 में जब एक मुहिम छेड़ा गया था, जब हमारे मौलाना असरुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में जब सारे लोग एकजुट मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर के ज़मीन जब हम बिहार सरकार से ले सकते हैं, फिर आज अगर हम फिर पूरे सीमांचल के सभी युवा साथी, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, यहाँ के रहनुमागण, यहाँ के पंचायत प्रतिनिधिगण, यहाँ के एमएलए एमपी सब अगर एकजुट हो जाएंगे, इंशाल्लाह फिर केंद्र सरकार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड देना पड़ेगा। और एनजीटी का मुद्दा के लिए हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात हुई, इंशाल्लाह इसको हम किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट की टीम और एमयूसीसी टीम इसको लड़ने के लिए तैयार है। वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, हमको आगे आना पड़ेगा। और मैं सभी, खास करके मैं जनाब अख्तुल ईमान से कहना चाहता हूँ, सीमांचल की हक छीन करके लाने वाले थे आप, लेकिन आज क्यों खामोश हैं? पिछले 1 साल से आपको अलीगढ़ का मुद्दा नजर नहीं आया। एनजीटी लग गया, आपने यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को बताने का काम नहीं किया। मैं मास्टर मुजाहिद साहब से कहता हूँ कि आप 15 साल बेमिसाल का नारा देते हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने में आप क्यों नहीं जद्दोजहद कर रहे हैं? और मैं माननीय दिलीप जायसवाल जी से कहना चाहता हूँ कि 2 टर्म से आप यहाँ के एमएलसी हैं, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बोलिए, वरना आने वाला कल हम लोग फिर अपने हाथों में झंडा लेकर के आपके खिलाफ मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। अगर किशनगंज के लोग आपके हॉस्पिटल में जाना बंद कर देगा तो आप मेडिकल कॉलेज चलाइएगा कैसे? हम नौजवान आप खामोश नहीं रहेंगे। आप आइए, आपको दावत दे रहे हैं कि हम लोगों को सरपरस्ती कीजिए। कल मौलाना असरुल हक साहब हम लोग का सरपरस्ती कर रहे थे, आज दिलीप जायसवाल जी आप आइए, अख्तुल ईमान साहब आप आइए, माननीय जावेद साहब आप आइए, और बाकी विधायकों को भी हम लोग दावत दे रहे हैं कि जिस तरह से मौलाना असरुल हक साहब कल हम लोग की सरपरस्ती कर रहे थे मजबूती के साथ, आज आप लोगों को आने की ज़रूरत है। और हर हाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फ़ंड दिलाने में आप लोग को सहयोग कीजिए, कोशिश कीजिए। कैसे फ़ंड मिलेगा हम लोग अब कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। इसके लिए जहाँ तक भी जाना पड़े, जो भी करना पड़े, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का के लिए हम सब करने के लिए तैयार हैं। हमारे नौजवान साथी तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, बड़ी कीमती बात। असद इकबाल साहब ने स्पष्ट कर दिया कि अब जो यहाँ की युवा हैं, नौजवान हैं, वो जाग चुके हैं। नदीम साहब पीछे में तटिए, आप आगे आइए। नदीम साहब, आपसे एक सवाल है। आप दिल्ली में रहते हैं माशाल्लाह, और काफ़ी सोशली सरगर्म रहते हैं। जाहिर है दिल्ली में रहते हुए एएमयू के लिए अगर आप फ़िक्रमंद होंगे तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा राय ये है कि ये जो मुहिम अब दोबारा से शुरू हुआ है और ये जो एनजीटी का मसला है, और इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी एमपी एमएलए और एमएलसी वगैरह हैं, ये लोग जो अगर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये उनकी ज़िम्मेदारी है, वो आगे बढ़ें और हम लोग जो है उनके साथ रहेंगे। और ये मुद्दा आगे जितना जा चुका है, अब ये पीछे हटेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग खड़े हैं, और जिसका एग्ज़ाम्पल आज आप देख ही रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना ज़मीन के लिए हम लोगों ने लड़ा है और वो हासिल कर लिए हैं, तो उसी तरह हम फंड के लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं पूरे अवामों से कहना चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, हम सब की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ से फ्यूचर बनने वाला है। कि सोचा है अब सीमांचल की आवाम ने कि अब जो कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज़्ज़त से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। तमाम बातें तकरीबन हो चुकी हैं। मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि एएमयू की ज़रूरत किसको है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को है? क्या गवर्नमेंट को है? चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसकी ज़रूरत किसको है? बात ये समझनी होगी। ये इसकी ज़रूरत जो है किशनगंज के अवाम को है, सीमांचल के अवाम को है, बिहार के अवाम को है, बंगाल के अवाम को है, गोया के पूरे हिंदुस्तान के अवाम को इसकी ज़रूरत है। यानी अगर आपको एएमयू चाहिए
तो हर एक बंदे को, हर एक फ़र्द को आगे आना होगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी मशगले में हो, किसी भी इसमें हो, जगह पर हो, हर एक बंदे को आना होगा। आप किसान हैं, आप टीचर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर एक बंदे को आगे आना होगा। जब तक हर एक बंदा आगे नहीं आएगा, AMU खुदा की कसम आपको नहीं मिलने वाली।